Hello everyone, this is your host and your English ka dost Vineet Kapoor once again before you, and as you know we are teaching you some tricky concepts of English in a very interesting way. And what is that interesting way? Through conversational sentences. Yes, मैं आपको दे रहा हूं बहुत सारे conversational sentences और उसी से सीख रहे हैं आप इंग्लिश. लेकिन पिछली बार मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, क्या आपने किया? ओके, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पिछले वाली तो जरूर देखिएगा. मैंने इसमें प्लेलिस्ट बनाई है ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश करके, उसकी सारी वीडियोस देखिए एक एक करके और आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे इंग्लिश के. यस, तो चलिए चलते हैं एक और सेंटेंस के साथ एक और कॉन्सेप्ट के लिए. और ये रहा हमारा सेंटेंस जो हमने पिछली बार आपसे पूछा था, ये रोड कहां जाती है. अब याद रखिए कि जाती है कि इंग्लिश ऐसे नहीं बनाएंगे आपकी गोस. तो अगर आपने इसकी इंग्लिश बनाई है तो जरा लिख कर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. और अगर आपने लिखा है गोस तो उसको ठीक कर लीजिए. देखिए कैसे. तो जब हमें कभी ऐसा बताना हो कि ये रास्ता कहां जाता है या ये रोड कहां जाती है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? वेयर डज दिस रोड लीड टू. अब याद रखिएगा लीड का इस्तेमाल हम ऐसे करते हैं. LEAD लीड भी होता है और LEAD लेड भी होता है और लेड की एक स्पेलिंग LED भी होती है ना झमेला. कोई बात नहीं, अगर आप हमारे साथ हैं बने रहेंगे तो आप इनको सीखते रहेंगे. लेकिन यहां पर मैं पहले बात करूंगा लीड की. लीड की 3 फॉर्म होती है, लीड, लेड, लेट. ओके यस, तो अगर मैं इस लीड की बात करूं और इसके साथ टू आ रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ले जाने के लिए आता है. तो याद रखिए लीड के बाद प्रीपोजिशन आता भी है और नहीं भी. जैसे अगर मैं कहूंगा द मिनिस्टर लेड द पार्टी टू येट अनदर विक्ट्री, यानी कि मंत्री ने पार्टी को एक और जीत दिलाई, एक और जीत की ओर अग्रसर किया, तो मैं इसी लीड टू का इस्तेमाल करता हूं. ओके, लेकिन वहां पर मैं टू हटा दूंगा और लीड के बाद डायरेक्ट कोई ऑब्जेक्ट लगाऊंगा क्योंकि वहां पर वो ट्रांजिटिव वर्ब का काम करता है. और ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब. सो अगर मुझे कहना हो ये रोड मेरे गांव को जाती है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? जल्दी से मुझे लिखकर बताइए कमेंट सेक्शन में. ये रोड, ये सड़क मेरे गांव को जाती है, तो जल्दी से बताइए इसकी इंग्लिश. और तब तक मैं बताता हूं आपको एक और कॉन्सेप्ट. रिलेटेड सेंटेंस में मैंने एक सेंटेंस लिया है, माई अंकल इज ऑन द रोड टू रिकवरी. देखिए रोड का क्या शानदार इस्तेमाल है. सो ऑन द रोड टू रिकवरी का मतलब होता है कि और अग्रसर. अब मेरे अंकल जो हैं वो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं. तो अगर आपने कहना हो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ऑन द रोड टू रिकवरी. है ना कमाल की बात. तो ये याद रखिएगा कि रोड का इस्तेमाल सिर्फ सड़क के लिए नहीं करते, बहुत तरीके से किया जा सकता है. ओके, तो क्या आपने इसका आंसर बताया जो मैंने पूछा था? ये सड़क मेरे गांव को जाती है, दिस रोड लीड्स टू माय विलेज. ओके, ऐसे इस्तेमाल करेंगे. यस, एक और देखते हैं. डाउन द रोड वी विल हैव सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड. अगर जल्दी से मुझे बताइए यहां पर डाउन द रोड का क्या मतलब है? यही तो कॉन्सेप्ट है. इसीलिए इंग्लिश सीखने में और समझने में हमें थोड़ी दिक्कत पेश आती है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और वी गो थ्रू सम बुक्स एंड ऑल दैट, बिकॉज दे यूज दिस लैंग्वेज. बाय द वे, डाउन द रोड का मतलब होता है इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर. सो डाउन द रोड का यह मतलब नहीं हुआ कि सड़क के थोड़े और आगे चलने पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी हो जाएगी. इसका मतलब क्या होगा? अरे डाउन द रोड मैंने इन नियर फ्यूचर, तो आगे आने वाले समय में वी विल हैव सुपर फास्ट इंटरनेट स्पीड. तो अब इसका बोला कीजिए डाउन द रोड. वैसे डाउन का इस्तेमाल लेन के लिए भी होता है. डाउन द मेमोरी लेन का क्या मतलब होता है? जरा जल्दी से लिखकर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. ओके, तो मैं आपको लेकर चलता हूं अगले सेंटेंस की तरफ. और मेरा अगला सेंटेंस है, ओ आसमान बादलों से घिरा हुआ है, बारिश तो होगी. जल्दी से बताइए जब आसमान बादलों से घिरा होता है उसके लिए हम वन वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? सराउंडेड बाय का इस्तेमाल मत कीजिएगा, ट्रांसलेटेड लगेगा. यस, जल्दी से मुझे बताइए. ओके, आसमान बादलों से घिरा हुआ है, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? द स्काई इज ओवरकास्ट. अब ये जो देख रहे हो स्काई, जहां पर बादल ही बादल होते हैं, थोड़े घने बादल होते हैं, एक्चुअली ये घने नहीं है लेकिन घने बादल हो तो उसको बोलते हैं ओवरकास्ट. ओवरकास्ट का इस्तेमाल पास्ट पार्टिसिपल के रूप में, ये पास्ट पार्टिसिपल है क्योंकि यहां पर बी आया है. ओके, उसकी तरह भी होता है और एक एडजेक्टिव की तरह भी होता है जो कि वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है. ओके, सो घने काले बादलों को भी हम ओवरकास्ट कहते हैं. जैसे ये देखिए, द वेदर फोरकास्ट, ओवरकास्ट, फोरकास्ट, ये याद रखिए जहां पर भी कास्ट आ जाएगा उसकी तीनों फॉर्म होगी
कास्ट कास्ट कास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, और कुछ भी कास्ट, ओवरकास्ट ओवरकास्ट ओवरकास्ट, तीनों फॉर्म एक जैसी रहेंगी। सो द वेदर फोरकास्ट इज फॉर शावर्स एंड ओवरकास्ट स्काईज। तो यहां पर जो ओवरकास्ट स्काई है इसका मतलब यह हुआ कि बादल घिरे हुए हैं आसमान में, ओके, यानी कि काले बादल मंडरा रहे हैं, उसके लिए इस्तेमाल हुआ है ओवरकास्ट। ओके, एक और देखिए, द स्काई वॉज लेडन विद ओवरकास्ट। अब याद रखिए, एक होता है LEADEN। अच्छा, एक तो मैंने आपको पीछे बताया था LEAD। अब उस लीड का इससे कोई लेना देना नहीं है, यह है लीड। और मैंने आपको कहा था एक होता है LEAD नाउन की तरह, यह वर्ब की तरह है। तो अगर यह वर्ब होगा तो पढ़ा जाएगा लीड, और अगर यह नाउन होगा तो क्या पढ़ा जाएगा? लेड। और इसी का अगर मैं एडजेक्टिव बना दूंगा तो लेडन। तो जब ये लेड होता है तो इसका मतलब होता है ग्रे। ओके, तो ग्रे, लेड तो आपको मालूम ही है ना, लेड इस्तेमाल होता है पेंसिल में आपकी। यस, क्या बोलते हैं आप उसको? यस। तो उसी रंग का अगर बादल हो, स्काई हो, तो उसको बोलते हैं लेडन विद। बिल्कुल काला हो गया है, ग्रेइश हो गया है ओवरकास्ट होने की वजह से। अब एक और देखिए जरा, लेडन। मजे की बात है बहुत, ये वर्ड जो हैं ये कमाल करते हैं। मैंने आपको बताया था लीड और लेड में फर्क, फिर मैंने आपको बताया लेड और लेड में फर्क। देखिए, इसकी स्पेलिंग एक जैसी लेकिन प्रोनाउंस अलग अलग कर रहे हैं, इसकी स्पेलिंग अलग अलग लेकिन प्रोनाउंस एक जैसा कर रहे हैं। अब तीसरा आ गया, तीसरा मेरे पास क्या है? LEADEN और एक होता है LADEN। अब इन दोनों में अंतर बताइए, बूझो तो जाने। तो मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बता पाए तो याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम्स में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जहां पर स्पेलिंग वो चेंज कर देता है। अगर ये होगा द ट्री वॉज लेडन विद एप्पल्स, यानी पटा हुआ, भरा हुआ, तो यहां पर आएगा लेडन विद, यहां पर आएगा लेडन विद, LEADEN LADEN। इसका मतलब होगा ग्रे विद, काला पड़ गया था बिल्कुल, इसका मतलब पटा हुआ था, भरा हुआ था एप्पल से, यानी झुका जा रहा था। तो ये देख रहे हैं आप कमाल की चीजें, इन दोनों में फर्क, इन दोनों में फर्क, इन दोनों में फर्क। यही तो है ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। तो हमारे साथ सीखते रहिए और हां, लोगों को भी बताइए। चलिए लेकर चलते हैं आपको एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। या मेरा अगला सेंटेंस है, अरे अगर किसी को यह कहो तो उसको बड़ा अच्छा लगता है, तुम अपनी उम्र से कम लगती हो, या तुम अपनी उम्र से कम लगते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? यस, तो बड़े आराम से बोलेंगे, ओ यू लुक यंगर देन योर एज, तुम अपनी उम्र से कम लगते हो। एक तो यंगर ये हो गया। अच्छा एक बात बताइए, अगर बड़ा कहना है तो क्या बोलेंगे? तो या तो आप बोल सकते हैं ओल्डर, और या बोल सकते हैं आप एल्डर, ये याद रखिएगा। लेकिन दोनों में फर्क है, ओल्डर के बाद देन आता है, तो बताइए एल्डर के बाद क्या आता है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में, और मुझे यह भी बताइए कि ओल्डर का इस्तेमाल कहां करते हैं और एल्डर का इस्तेमाल कहां करते हैं। दोस्तों याद रखिए, ओल्डर के बाद अगर देन आता है तो एल्डर के बाद टू आता है। ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं किसी भी व्यक्ति की एज में कंपैरिजन के लिए, ओके, लेकिन एल्डर का इस्तेमाल करते हैं फैमिली के अंदर ही। माय ब्रदर इज एल्डर टू मी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? एल्डर देन नहीं, एल्डर टू, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, अब दो चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो ये, शी इज वेरी यंग फॉर हर एज। जब भी आप ऐसे इस्तेमाल करेंगे तो वेरी यंग फॉर, इसका मतलब सिर्फ उम्र से नहीं होगा, इसका मतलब एक्सपीरियंस से होगा, मैच्योरिटी से होगा। तो वो अपनी उम्र से मुझे कम मैच्योर लगी, यानी वो इतनी मैच्योर नहीं है, बड़ी तो हो गई बट मैच्योर नहीं है। तो आप कैसे बोलेंगे? शी इज वेरी यंग फॉर हर एज, नॉट इन हर एज, नॉट टू हर एज। क्या बोलेंगे? फॉर हर एज। ओके, तो ये याद रहेगा, क्या बोलेंगे हम? फॉर हर एज। अब एक और चीज मैं आपको बहुत कमाल की बताता हूं, ये शी इज ऑन द राइट साइड ऑफ 40 while her husband is on the wrong side of 40। अब ये क्या है? राइट साइड ऑफ 40, रॉन्ग साइड ऑफ 40। तो याद रखिए, राइट साइड ऑफ 40 का मतलब होता है 40 से कम, रॉन्ग साइड ऑफ 40 का मतलब होता है 40 से ज्यादा। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ 40 के लिए नहीं आएगा, ये किसी के लिए भी कर सकते हैं। रॉन्ग साइड ऑफ 50, राइट साइड ऑफ 50। ये बहुत बढ़िया आइडिया है और उसका खूब इस्तेमाल किया कीजिए एज बताने के लिए। आज मैंने एज से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं हम आगे एक और सेंटेंस के लिए। ओ, उसके दिमाग में क्या चल रहा है?
कुछ तो चल रहा है। यस, तो अगर मुझे ये कहना हो तो मैं कैसे कहूंगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो मैं बोलूंगा हे व्हाट्स गोइंग ऑन इन हिज माइंड। तो गो ऑन का मतलब होता है क्या चल रहा है। लेकिन बाय द वे आपको मालूम है गो ऑन के और भी बहुत सारे मतलब होते हैं। तो जरा इस सेंटेंस में देखिए गो ऑन क्या मतलब निकलता है। द स्ट्रीट लाइट्स गो ऑन एग्जैक्टली एट 7 PM। तो यहां गो ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन, यानी ऑन हो जाना। और इसी तरह से गो ऑन का एक और इस्तेमाल देखिए, वी एग्जैक्टली डोंट नो व्हाट वेंट ऑन, कहां, इन द पार्टी, कब, आफ्टर वी हैड लेफ्ट। हमें नहीं मालूम पार्टी में हमारे जाने के बाद क्या घटित हुआ। तो क्या हुआ यानी हैपन के लिए भी मैंने गो ऑन का इस्तेमाल किया। ये इसकी पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि गो ऑन का मतलब सिर्फ यही नहीं होता, और भी कुछ होता है। लेकिन मैंने जैसा इस सेंटेंस ये पूछा उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मैं आपसे एक और सेंटेंस पूछना चाहता हूं असाइनमेंट में। चलेगा? पूछूं क्या? ओके, आंसर देंगे कहां? कमेंट सेक्शन में। या तो जब ये वीडियो आप देख लें उसके बाद कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा इसका। देखिए मेरा सेंटेंस है, हाँ उनके बीच क्या खिचड़ी पक रही है। खिचड़ी पकने के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? और यही से मैं शुरू करूंगा अपनी अगली वीडियो। ओके, तो याद रखिएगा आपने ये वीडियो ना सिर्फ देखनी है, इसको शेयर भी करना है अगर आपको अच्छी लगी। और हां, इन कॉन्सेप्ट्स को कहीं ना कहीं नोट करते रहिए, इनका इस्तेमाल कीजिए बोलचाल की इंग्लिश में। ओके, और अगर आप यहां पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो दिस इज योर होस्ट एंड योर इंग्लिश का दोस्त विनीत कपूर साइनिंग ऑफ। लेट्स विन इट विद विनीत। बाय बाय, टेक केयर।